हेलो एवरीवन। तो अब हम बस लगभग ख़त्म ही करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी। बस 2-3 चैप्टर और बचे हैं, तो ये आज हम 8th चैप्टर करेंगे। तो आज के चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। तो आज हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक कौन था, उसका राज्य कैसा था, वो क्या करता था, उसने क्या क्या युद्ध किए, और इस नाम से ही पता चल रहा है कि उसने युद्ध का त्याग कर दिया। तो क्यों किया, तो वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो राज्य साम्राज्य से सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जो राज्य हैं वो साम्राज्य से कैसे भिन्न होते हैं। हमने राज्य तो हमेशा सुने हैं कि राज्य है, राज्य क्या, पर साम्राज्य के बारे में हमें नहीं पता। तो साम्राज्य जो होता है, वो राज्य जो होता है वो एक छोटा क्षेत्र है, ठीक है, जबकि साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। राज्य की रक्षा के लिए छोटी सेना की ज़रूरत होती है, जबकि साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती है। राज्य जो होता है वो पूरे इलाके पर राजा का सीधा नियंत्रण होता है, जबकि साम्राज्य में राजा स्थानीय राज्यपालों की सहायता से शासन करता है, ठीक है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उसकी रक्षा के लिए एक बड़ी सेना की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए सम्राटों और राज्यों की तुलना में ज़्यादा साधनों की ज़रूरत होती है। मौर्य साम्राज्य ऐसा ही था हमारा एक मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो था वो लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य और कौटिल्य एक ही इंसान का नाम है, जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में देखने को मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है उसमें हमें चाणक्य के कई विचार देखने को मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बन बनते हैं, तो वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, मतलब कोई राजा है, फिर उसका पुत्र राजा बन गया, फिर उसका पुत्र राजा बन गया, तो वो होता है वंश। तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो हमें पढ़ना है अशोक के बारे में। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी, जो ये मौर्य साम्राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। साम्राज्य में उज्जैन तथा तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था, ठीक है। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था तक्षशिला। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिण भारत से जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में किसानों तथा पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, ठीक है। तो ये है मौर्य साम्राज्य। और उस युग में प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति हुई थी। तो अब जो ये रेड कलर से हमें जो दिख रहे हैं, उधर पे हमें अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। महत्वपूर्ण जो नगर हैं वो हैं ब्लैक कलर के, जैसे उज्जैन हो गया, उज्जैन, पाटलिपुत्र जो राजधानी है इधर की मौर्य साम्राज्य की, और जहाँ से हमें ये है कलिंग जहाँ पे युद्ध हुआ था, और जहाँ से हमें अभिलेख मिले हैं वो ये सब हैं रेड कलर से, जो है कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, सारनाथ, ठीक है। तो इसमें ये है मेरठ, सारनाथ, लुम्बिनी, ठीक है, तक्षशिला, ये रहा। ओके, चलिए और देखते हैं साम्राज्य का। अब इतना बड़ा साम्राज्य था, तो उसमें शासन प्रशासन कैसा था ये हमें देखना है। तो राजा अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया करते थे। तो राजा जो थे वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन करते थे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। क्योंकि पाटलिपुत्र राजधानी थी, इसलिए उधर के आसपास के इलाकों पर जो सम्राट था उसका सीधा नियंत्रण था। राजा कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब ये लोग क्या करते थे, इतना बड़ा साम्राज्य था तो इन्हें टैक्स भी वसूलना होता था, तो उसके लिए ये जो हमें कर टैक्स लेना होता था उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्य
पर नज़र रखते थे। तो अधिकारियों पर भी नज़र रखी जाती थी कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो कौन रखते थे? जो राजा के जासूस गुप्तचर होते थे वो लोग, ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसके भीतर भी कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। तो उज्जैन और तक्षशिला जो थी वो इन छोटे क्षेत्रों पर शासन करते थे, ठीक है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र ने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा था। तो जो ये छोटे क्षेत्र, कुछ हद तक पाटलिपुत्र भी इसमें नियंत्रण रखते थे। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, जहाँ भेज दिया जाता था। वहाँ का जो राज्यपाल है वो अक्सर राजकुमारों को बनाकर भेज दिया जाता था वहाँ पर, ठीक है। इन जगहों पर स्थानीय परंपरा तथा नियमों का भी पालन किया जाता था। अब आता है एक मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज कौन था? इन्हीं के दरबार में आया था मौर्य साम्राज्य में। तो मेगस्थनीज जो था, मेगस्थनीज एक राजदूत था। तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज राजा सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो मेगस्थनीज एक राजदूत था जो कि ग्रीक के राजा सेल्यूकस निकेटर, ये इनके राजा ने, ये इस राजा का राजदूत था और इन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में इसको भेजा था। मेगस्थनीज ने जो कुछ भी देखा है उसका विवरण किया। यहाँ पर हम उनके विचारों का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर से वो यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। तो ये जो मेगस्थनीज है इसने लिखा है अपने विवरण में कि जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो एक शोभा यात्रा निकाली जाती, एक अवसर मनाया जाता था। लोग बड़े उत्साह से सम्राट का स्वागत करते थे। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता तो उन्हें अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, ठीक है। राजा जो होते थे वो सामान्यतः अंगरक्षक महिला से घिरे रहते थे। मेगस्थनीज की बातों से ये पता चलता है कि जो सम्राट को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था उनको जीवन पर हमेशा खतरा रहता होगा, इस वजह से वो हथियारों से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कोई उनकी हत्या ना करने की कोशिश कर दे। उन्हें खाना खाने से पहले खास नौकर उसके खाने को चखता था। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक जो पटना है अब, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। एक विशाल खूबसूरत नगर है, बहुत ही अच्छा नगर है। 2 या 3 मंजिले घर बनते हैं यहाँ पर, लकड़ी और कच्चे ईंट के बने हैं। राजा का महल भी कांच से बना है जिसे पत्थर और नक्काशी के अलंकृत किया गया है। अब अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक क्यों महान एक राजा था? क्योंकि अशोक जो है वो वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तथा संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है वो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है, ताकि आम जनता भी समझ सके। और जो अशोक था वो कई मायनों में एक अनोखा राजा था, एकमात्र ऐसा ही राजा था जिसने, यहाँ पे देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध, इससे हमें पता चलेगा। तो उसने एक युद्ध लड़ा था कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो जो उड़ीसा है उसके तटवर्ती का कलिंग नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। तो आज के तटीय उड़ीसा को हम कलिंग के नाम से जानते हैं। उसने साम्राज्य का विस्तार करने की मंशा से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध में विजय भी हुआ था, ठीक है। उस समय 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा देखकर उसे युद्ध से तृष्णा हो गई। उसने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। तो क्या हुआ कि उस युद्ध में 1 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, इससे भी अधिक लोग बंदी बना लिए गए और बहुत सारे लोगों की संख्या बुरी तरीके से प्रभावित हो गए थे। इस हादसे को देखकर अशोक स्तब्ध रह गया। मतलब इतने बड़े पैमाने पर लोगों को खून खराबा देखकर अशोक का दिल पिघल गया। उसने प्रण लिया कि भविष्य में वो अब कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। अब है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म क्या था? उसने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्हें लगता था जैसे पिता अपने बच्चों के अच्छे व्यवहार शिक्षा देते हैं, वैसे उनका कर्तव्य कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इनमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था, इसलिए उन्हें धम्म महामता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की
की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अन्य अपने संदेश कई स्थानों पर शिलान्यास स्तंभ पर लिखवाया। तो धर्म में एक वो था कि ये इन्होंने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जो कि ये शिक्षा जो है वो जगह जगह जाकर दिया करते थे। तो अशोक ने जो है कई संदेश जो और स्थान पर इन्होंने शिलाओं और स्तंभों को खुदवा दिया था। ठीक है, तो अशोक ने अपनी प्रजा के संवाद के लिए संदेशों और अभिलेखों का सहारा लिया। लोगों को कहा कि अन्य धर्मों की इज्जत करें। ठीक है, तो यही है अशोक का धर्म, मतलब एक नए धर्म को अपना लिया था उन्होंने। धर्म में भगवान की पूजा का कोई स्थान नहीं था और ना ही उनमें कोई रीति रिवाज या बलि का प्रावधान था। ठीक है, तो इसमें ये अधिकारी जो हैं वो संदेश दिया करते थे। अशोक के अभिलेख जो है उसमें क्या लिखा गया, वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता को संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेशों में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों को खुदवा दिया। अधिकारी ने निर्देश राजा के संदेश को उस लोगों तक पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख जो है प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। तो अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर अभिलेख खुदवाए और आम लोगों तक उन्हें पढ़कर भी बताया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अनपढ़ लोगों को उस तरह के संदेश पढ़कर सुनाए। उस साम्राज्य में अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक लिपि में लिखे गए थे, हमने यहाँ देखा। ठीक है, उन स्थानों पर कुछ ऐसे भी स्थान थे जहाँ वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी वो अरबी में लिखे गए थे, मतलब जहाँ की जो भाषा थी उसने उसी में वो लेख लिखवा दिए। ठीक है, और हमारा जो प्रतीक है अशोक के काल से लिया गया, जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक के काल से लिया गया है। ठीक है, जो ये हमारा शेरों का स्तंभ वाला ये सब हम आगे देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो भी हमने अशोक के शासन से कई स्थानों में इस्तेमाल किया गया, अशोक के शासन से ही लिया गया है। अशोक द्वारा जारी किए गए सिक्कों में भी ऐसे चक्र बने थे। अशोक की प्रजा की भलाई के लिए भी कई काम किए हैं। अशोक ने शासन काल में सड़कें और कुएं खुदवाए थे। तो अशोक ने बहुत सारा काम किया। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। ठीक है, और जो ये है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी जो कि हमारी हिंदी की लिपि है, मलयालम, तमिल, ये इसके यहाँ की लिपियाँ हैं जिसमें उसने अभिलेख लिखवाए थे। प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे। लोग विभिन्न अवसरों पर बीमार होते थे और बच्चों का विवाह होता था, बच्चों की जन्म तथा जब यात्रा करते थे तो तरह तरह के अनुष्ठान कराते थे। तो कोई भी ये लोग क्या करते थे, कुछ भी अनुष्ठान करवाते थे। तो ये किसी कर्मकांड किसी काम की नहीं है। इसके बदले में यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थी, ये हैं कि अपने दास नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो अशोक ये मानते थे कि ये जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं, उत्सव होते हैं, इनकी जगह आपको किसी दूसरी रीतियों को मानना चाहिए जो कि अधिक फलदायी होंगी और दूसरों को साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई धर्म की बड़ाई है, यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मनिरपेक्ष आज भी हमारे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और उन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसा लिखा है। अशोक के धम्म विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों का बताया जो उनके अनुसार आज भी प्रशंसा के योग्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।